बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मार्च बरोज बुध हम बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी या डिपोर्ट। मामला जोर पकड़ गया, इसकी तफसील क्या है उसको भी जानेंगे और आपको बताऊंगा शेख रशीद अहमद ने कैसे रही सही कसर पूरी कर दी। फजलुर रहमान का नवाज शरीफ को बड़ा सरप्राइज, इसको भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। कल जब से जो है वो पीडीएम का इजलास हुआ है और पीडीएम की ये लेंथी मीटिंग जो थी 5 घंटे की, उसके बाद से उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो मुद्दा उठाया था, जो इशू उठाया था, वो यही था कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और उसे वहां पे लंदन में बैठकर इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी चाहिए, हदायत नहीं देनी चाहिए और उसे जो है वो वापसी की राह इख्तियार करनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने तो खुल के यहां तक कह दिया कि अगर आपने जंग करनी है तो फिर पाकिस्तान की राह आपको इख्तियार करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप वहां पे बैठ के हमें जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद से जो है वो सिचुएशन हर घंटे बाद बदलती रही। आज जब शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ को जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी उनकी सफरी दस्तावेजात हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है एक सफर करने की, वो हम महकमा दाखिला की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे होते हुए मैं वो पूरी करने को तैयार हूं और 24 घंटे के अंदर नवाज शरीफ को ये ऑफर कर डाली कि आप जो है वो वापसी की राह इख्तियार करें, हम आपका पूरा इस्तकबाल करेंगे। साथ ही साथ जो शेख रशीद अहमद ने अहम बात की वो ये थी कि आप लाहौर के बजाय इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपका भरपूर इस्तकबाल कर सकेंगे, क्योंकि लाहौर में तो आपने एक दंगल सजाने की कोशिश करनी है। अगर आप वहां पे उतरे तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो कोशिश करेंगे कि आप किसी न किसी तरह लोगों को जमा करने की कोशिश करें, तो लिहाजा आपको आना इस्लामाबाद की तरफ चाहिए, ना कि जो है वो लाहौर की तरफ। नवाज शरीफ जो कि जिनका मामला ऑलरेडी बड़े इस हवाले से पाइपलाइन में है कि हुकूमत पाकिस्तान भी कोशिश कर रही है, इस हवाले से शहजाद अकबर साहब जो कि मशीर हैं वजीर आजम के एहतसाब से रिलेटेड, उन्होंने कई बार राब्ता किया है बरतानवी हुकूमत से। बरतानवी हुकूमत के वो डिपार्टमेंट्स जो इस चीज को डील करते हैं, खास तौर पर इसकी डेपुटेशन के हवाले से कि आया नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया जाए या फिर नवाज शरीफ को किसी और तरीके से किसी न किसी हल के जरिए वापस लाया जाए। उनका पासपोर्ट ऑलरेडी मनसूख हो चुका है, वो वहां पर सेल्फ एजाइलम में वहां पे रह रहे हैं और इस ऐसे लोगों की वजह से ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि बाकी लोगों की वजह से बरतानवी हुकूमत को दुनिया भर में कई बार तनकीद का सामना करना पड़ता है कि आखिर इनको वहां पे क्यों जगह दी हुई है, क्यों ठहरने का वहां पे मकाम दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि फजलुर रहमान ने भी आज राब्ता किया नवाज शरीफ को, फोन किया और बताया कि कैसे जो है वो कल की मीटिंग रही और किस तरह जो है वो आसिफ अली जरदारी ने जो स्पीच की थी, जो जो जारहाना रवैया वहां पे इख्तियार किया गया था, उसके बाद फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को बताया कि आप जो है वो वापसी की राह इख्तियार कर लें तो ही बेहतर है, वरना इसके अलावा जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर आसिफ अली जरदारी को क्या जरूरत पड़ी कि वो भी जो है फजलुर रहमान को क्या जरूरत पड़ी कि वो भी जरदारी की जबान बोलने लगे और उन्होंने भी कहा कि आप जो है वो वापस आ जाएं, क्योंकि फजलुर रहमान को पता है कि नवाज शरीफ वापस आएगा तभी इस तहरीक में कोई दमखम हो सकता है, इस तहरीक को जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है और कोई राह जो निकल सकती है तो वो फिर उसके आने से ही निकलेगी। अदरवाइज वो वहां पे बैठा है, हम लोग यहाँ पे तहरीक चला रहे हैं और एक जिसे कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, वो एक गैप आ गया कि एक शख्स जो है वो लंदन से तहरीक को जो है वो हैंडल कर रहा है, जबकि यहाँ पे जो है वो इसके जो आप कह सकते हैं जो इसके एम्प्लॉय हैं, जो इसकी पार्टी के दीगर लोग हैं, खास तौर पर मरीम नवाज उसे जो है वो आने के हवाले से अक्सर रोकती हैं और उन्होंने जो शर्त लगाई, वो कंडीशन लगाई, वो यही थी कि अगर उन्हें पाकिस्तान में कुछ हो गया इसकी गारंटी जो है वो कौन देता है, फजलुर रहमान देता है या आसिफ अली जरदारी देता है। अगर ये लोग गारंटी दें कि नवाज शरीफ को दिल का दौरा नहीं पड़ेगा तो फिर हमें बुला लेती हूं उनको, अदरवाइज जो है वो हम उसे आने की इजाजत नहीं दे सकते। बात कुछ और है, बात इससे हट के ये है कि जितने भी करप्शन के केसेस चल रहे हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं, एवन फील्ड रेफरेंस केस हो या फिर दीगर जितने भी केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के नवाज शरीफ पर, उनको फेस करने का मामला है। बड़ी मुश्किल से उसने
उसने जान छुड़वाई है, बड़ी मुश्किल से उसने अपने प्लेटलेट्स कम करके दिखाए हैं, कैसे उसने डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड्स को चकमे देकर उसने मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार कराई हैं। उसके बाद जब से वो यहाँ से गया है उसने ये वापस आने का कभी जो है वो नाम भी नहीं लिया और वापस आ भी नहीं सकता। अगर वो वापस आ जाए तो उसे पता है कि यहाँ से सीधा कोट लखपत जेल उसका इंतजार कर रही है, उसे वहां पे जाना पड़ेगा, ना कि यहाँ वो घूम फिर सकता है। इस हवाले से जो सबसे ज्यादा सफर किया है, जो शख्स मुतासिर हुआ है इस सारी जंग में, वो था शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ, अगरचे उन्होंने जो है वो जितनी भी लूट मार की, जितनी भी करप्शन की, जितने भी उन पर चार्जेस एलिगेशंस लगे हैं, उन्होंने ना सिर्फ उन्हें जो है वो फेस किया है, अगरचे उन्होंने पैसे वापस नहीं किए, कौमी खजाने में जमा नहीं कराए, लेकिन उन्होंने सजाएं भुगतने के हवाले से मेरे ख्याल में वो नवाज शरीफ से ज्यादा बेहतर और चालाक साबित हुए हैं। अगरचे उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, उन्हें जो है वो जेलें काटनी पड़ी हैं, उन्हें पनिशमेंट्स मिलती रही हैं, लेकिन इस हवाले से उनकी कम से कम सियासत बच जाएगी कि उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा नहीं है, वो पाकिस्तान से भागे नहीं हैं, पाकिस्तान को छोड़कर नहीं गए। और इस हवाले से उनको जो है वो किसी न किसी तरह अदालतों ने रिलीफ भी दिए हैं। आप हमजा शहबाज का केस आप देख लें, हमजा शहबाज हर पेशी पर कोशिश करता था वो खुद अपीयर हो, जब भी उसकी कोई भी पेशी होती थी नैब के किसी भी केस में, उसे जब भी बुलाया जाता था वो पेश होता था। आखिर उसके माहिरीन इस काबिल थे कि उसे समझा रहे थे कि आपने जो है वो आपने लाजमी तौर पर अदालतों में पेश होना है, क्योंकि एक ना एक दिन यही चीज आपको जो है वो फायदा दे जाएगी, रिलीफ दे जाएगी। और फिर सबने देखा कैसे उसकी जमानत हुई, अगरचे उस पर सेकेंडरी एलिगेशन था उस केस में, फिर भी जो है वो उसे वहां पे बेल उसकी मूव हुई और उसे जो है वो जमानत मिल गई, रिलीफ मिली। और रिलीफ मिलना ही जो ग्राउंड्स थी, उसकी जो बुनियाद बनी है वो यही चीज बनी है कि उसने जितने भी उस पर उसने जो उसकी अटेंडेंस शीट मंगवाई गई कि इस इन केसेस के दौरान जितनी समाअतें हुई हैं, जितनी हियरिंग्स हुई हैं, उसमें ये शख्स किस हद तक पेश होता रहा है, तो वहां पे रिकॉर्ड देख के वाकई पता चला कि उस शख्स ने जो है वो हर पेशी पे तकरीबन वो आता ही रहा है, चाहे जो भी हालात हों, इस सिलसिले में उसको ये एज मिल गया। और उसके वालिद की भी यही रूटीन है, शहबाज शरीफ की भी यही रूटीन है। शहबाज शरीफ भी तब से जब से वो जेल में है, कोट लखपत जेल में है, उसके बाद जो भी केस जिस भी समाअत में उसको बुलाना हो उसमें जो है वो आ जाता है। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ पर चाहे वो रमजान शुगर मिल केस हो या मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हो या दीगर केसेस हो, आशियाना हाउसिंग स्कीम हो या साफ पानी कंपनी केस हो, ये सारे केसेस उस पर जो है वो हैवी एलिगेशंस हैं, क्योंकि वो एक सूबे के वजीर आला रहे हैं और वो शख्स एक तरह से कहा जा सकता है कि सारी चीजें उसकी हाथ में थी। जब वो वजीर आला था तब उसके ना ब्यूरोक्रेसी की चलती थी न किसी और की चलती थी, वो सिर्फ जो है वो सारी चीजों को हैंडल कर रहा था, चीजों को देख रहा था। जाहिर सी बात है जो भी प्रोजेक्ट मंजूर होता था, जो भी ठेका साइन किया जाता था, वही शख्स जो है वो इसको देता था। तो एलिगेशंस भी उसी पर हैं, चार्जेस भी उसी पर हैं, और उसने ये साबित भी किया है कि कैसे वो इन चीजों को जो है वो लेकर चला है। इसके साथ साथ आपको बता दूं, लेकिन इसके बरअक्स नवाज शरीफ ने इसको बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया। वो यहां से भाग खड़ा हुआ और उसने यहां से जो है वो केसेस से जान छुड़ाने के लिए यहां से राह फरार इख्तियार की, और राह फरार का नतीजा फिर उसे आज देखना पड़ रहा है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।